Good morning, students. In this last lecture, we have seen what is weather, what is climate. We have also seen global warming, right? We have also seen greenhouse effect, and we have seen greenhouse gases, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbon. Now the remaining part of this chapter we are going to learn is effects of global warming. Here you can see what are the effects of global warming. Global warming से क्या होता है? ओके तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम भी बोला जाता है उसको, ठीक है। और इससे जो क्लाइमेटिक चेंज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वर्ल्ड डिपार्टमेंट्स, वो ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से रोका जाए या रिड्यूस किया जाए उसके काम में लगे हुए हैं। तो होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग से? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? वी आर गोइंग टू लर्न दिस नाउ। सी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। हम जितना भी प्लांट्स वेजिटेबल्स जितना भी ग्रो करते हैं कहीं पे भी, ना सिर्फ भारत में लेकिन दुनिया के कोई भी कोने में जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट होता है तो वो डायरेक्टली किससे अफेक्ट करता है? वेजिटेशन पे। इसका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होता है, फिर जितना न्यूट्रिशंस चाहिए उसमें उतना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये एक चीज़ देखी जाती है। दूसरा क्या देखा जाता है? सर्टेन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग सच एज स्पैरोज एंड वल्चर्स। बहुत सारे बर्ड्स की जो स्पीसीज है, ना ही बर्ड्स बट एनिमल्स भी, ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स पहले हज़ारों साल पहले पृथ्वी पर थे। हमारे गुजरात में भी उसका जो बोन्स है वगैरह पाया गया है बालासिनोर के पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो पहले एग्जिस्ट करते थे, पहले थे उनका एग्जिस्टेंस, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो अचानक से गायब हो गए, सभी कुछ डिसअपियर हो गए। डिसअपियर हो जाना यानी मर जाना। तो आज भी हमें सिटीज़ में ज़्यादातर स्पैरोज़ देखने को नहीं मिलती है, वल्चर्स यानी गीध जिसको बोलते हैं, गिद्ध, ठीक है। तो वो भी सभी बर्ड्स जो है वो आज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। थर्ड इफेक्ट क्या होता है? 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज हैव बीन रिसीडेड, मतलब मेल्टेड। आप सोचो 2000 ग्लेशियर्स जो है हिमालय के वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं। नीचे आपको एक पिक्चर भी दिखाया गया है किस तरह से ग्रेजुअली वो रिड्यूस हुए। देखो मई 2001 में कैसी थी, 2003 में किस तरह का उसका हुआ, कैसे मेल्ट हो गई, और 2006 में। सो ग्रेजुअल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन ग्लेशियर्स। तो ये एक चीज़ भी ग्लोबल वार्मिंग से होती है। ओके, नाउ वी विल सी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है? तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है तो ये एक चीज़ जो है जो हम यूज़ करते हैं वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी। ओके, उसके अलावा ये भी सभी एक ही है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो बार दिया है। तो ये सोर्सेज जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए? द मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या कर सकते हैं वो कुछ बुलेटिन पॉइंट्स दिए हैं। वी विल गो वन बाय वन। रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2। जितने भी सोर्सेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं, सॉरी, जितने भी ऐसे सोर्सेस है या अप्लायंसेस है, जैसे कि बहुत सारे व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज़ है, अगर ज़्यादा मात्रा में वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे सोर्सेज को हमें बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। दूसरा है एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। जितना हो सके उतना हमें ट्रीज़ ग्रो करना चाहिए, उसका मतलब होता है एफॉरेस्टेशन। और जो हमारे आजू बाजू ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है, उसको बरकरार रखना चाहिए। ग्रोइंग ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हम जितना ट्रीज़ ग्रो करेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेंगे और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को
कम कर देंगे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ओके, ये तो मेन है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, जितना हो सके उतना मैन्योर और पेस्टिसाइड कम यूज़ करना है। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें यूज़ करना है, उसकी जगह पे हमें कैटल डंग जो होता है उससे बना जो नेचुरल मैन्योर होता है, खातर जो हम बोलते हैं उसको, वो यूज़ करना है, ओके। एड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स, जो भी एनिमल्स जैसे कि गाय है, भैंस है, ठीक है, जो एनिमल्स का फूड हम लेते हैं, ऐसे एनिमल्स का फूड में हमें बायोटिक्स यूज़ करना है। एनिमल्स को हमें बायोटिक वाला फूड देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हम जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, देन एसी है, वो सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उसका कम से कम यूज़ करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ पे हम चल के जा सकते हैं वहाँ पे हमें टू व्हीलर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे हमें टू व्हीलर की ज़रूरत होती है, मतलब टू व्हीलर में हम जा सकते हैं, ऐसी जगह पे हमें फोर व्हीलर नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हमें ये अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हमें सही में कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे पास कार है तो उसको सबको दिखाने के लिए नहीं निकल पड़ना चाहिए, ओके। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन आजकल ज़्यादातर तो इंडिया में सेकेंड नंबर पे है इंडिया आज पॉपुलेशन में, तो वो ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहिए। हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से करना चाहिए कि प्रॉपर एयर और प्रॉपर लाइट उसमें आ सके, नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स, ओके, इको फ्रेंडली पेपर्स यूज़ करना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियसली, जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, डीजल, ओके। नेक्स्ट है यूज़ वाटर केयरफुली। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर से ही जितनी हम खेती कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर मोटर वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए खेतों में, ओके। नेक्स्ट है इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सीएनजी का यूज़ ज़्यादा है, वो तो अब सभी जगह पे यूज़ हो गया है आजकल। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक कार भी आ रही है, थोड़ी महंगी आ रही है बट आ रही है, ताकि हम मिनिमम यूज़ कर सके पेट्रोल और डीजल का, ओके। थिंग्स टू नो, यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। वी विल मूव ऑन। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ग्लोबल पॉलिसी है वो देखेंगे। ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गेदर एट स्टॉकहोम, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको पता ही है कि ज़्यादातर हार्म किससे होता है, ह्यूमन बीइंग ही हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट हमेशा हार्म होता रहता है। तो इससे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर है, सोशियोलॉजिस्ट है, वो सभी कोई 1972 में पहली बार मिले थे स्टॉकहोम में, जो स्वीडन का कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पे ग्लोबल पॉलिसी एक डिसाइड हुई थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद रियो डी जानेरो में हुआ था दूसरा कन्वेंशन, मीटिंग होती है बहुत सारे लोगों की, तो किस तरह से ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सभी कुछ डिसाइड होता है ये कन्वेंशन में। नेक्स्ट देते हैं इन द मीटिंग हेल्ड एट कैपहोगन, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, इन 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut, means the technique to reduce the emission of greenhouse gases, and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse gases. It was decided to
give an aid of $100 million for the development of developing nations. In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. On the average citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizens emits 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of concessions should be given to development, and more restrictions should be imposed on the countries like USA, as an average American emits to 20.6 metric ton carbon dioxide. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत सारी होती है. डेवलप है तो ऑब्वियसली कार्स वगैरह व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो यहाँ पे यूएसए की भी एक बात की गई है कि यूएसए में सबसे ज़्यादा अमेरिकन लोग जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं. करीबन 20.6 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एमिट करते हैं वातावरण में, रिड्यूस करते हैं. एमिट करते हैं मतलब रिड्यूस करते हैं. पूरा वर्ल्ड के सब सिटीज़न मिला के 4.5 मैट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिड्यूस करते, वातावरण में रिड्यूस करते. और अगर हम अपने भारत के लोगों की बात करें तो सभी भारत के लोग मिला के अगर देखेंगे तो 1.2 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते. और भारत जो है वो डेवलपिंग है, ठीक है. तो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है वो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि डेवलपिंग है ना, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इतने सारे कार्स वगैरह नहीं है, हाँ, ज़्यादातर घरों में इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम रिड्यूस होता है. और यूएसए बहुत ही वेल डेवलप्ड है तो सबसे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हैं. तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जितना हो सके उतना, बहुत सारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया था वो मीटिंग में जो कैप हॉगन में हुई थी, कैपिटल है वो डेनमार्क का. 2009 में वो मीटिंग हुई थी. वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था. ये ऑब्जर्व हुआ था कि सबसे ज़्यादा डेवलप नेशन जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हैं वातावरण में. तो उनको बोला गया था कि आप जो है कम यूज़ कीजिए इक्विपमेंट्स का. ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए. डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया गया कि आप भी ग्रीन हाउस गैसेस का जितना कम हो सके उतना वातावरण में रिड्यूस कीजिए, ठीक है. और सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट ग्रो कीजिए, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का कम यूज़ कीजिए, जितना हो सके उतना वातावरण में ये जो 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम रिड्यूस होना चाहिए, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको हम रिड्यूस कर सके, कम कर सके, ठीक है. तो ये सभी पॉलिसीज़ सब नेशनल लीडर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं. बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. और मैं भी आपको यही बात बता रही हूँ कि जितना हो सके उतना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ठीक है, इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही इक्विपमेंट्स जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है वो बढ़ा देता है. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो है वो एमिट करते हैं, तो उसका भी कम से कम यूज़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम जितना ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करेंगे उतना हमें ही अच्छा होगा. हम जितना ग्लोबल वार्मिंग अगर वातावरण में बढ़ेगा तो वो डायरेक्ट किससे अफेक्ट करेगा? ह्यूमन बीइंग को ही अफेक्ट करने वाला है, ठीक है. हम जितना वातावरण को देंगे उतना रिवर्स में वातावरण हमें देगा. इससे अच्छा होगा कि हम अच्छा दें एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट भी हमें अच्छा देगा. हम जितना बेनिफिट एनवायरनमेंट को करवाएंगे उतना बेनिफिट हमें एनवायरनमेंट करवाएगा. ओके, तो हियर वी हैव completed our lesson. You just go through it. In next lecture we will discuss about the exercise. एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर आपको आता है तो आप खुद भी लिख सकते हैं.
Okay, thank you very much.